एपिसोड 6 बैंक्वेट हॉल में। एल्डर आशी ने विहान के सामने रुकने से पहले कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। वह एक दिखावटी विशेषज्ञ की तरह दिख रहा था। बच्चे, सिर्फ इसलिए बहुत घमंडी मत बनो कि तुमने कुछ चालें सीख ली हैं। मेरी नजर में तुम चींटी की तरह तुच्छ हो। एल्डर राशि को हस्तक्षेप करने के लिए आगे आते देख विशाल बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि इस बार विहान निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर कोई भी एल्डर रश को चुनौती देने के लिए इतना पागल हुआ तो उसका परिणाम मौत होगी। एल्डर रशी, मैं चाहता हूं कि यह बच्चा अपने दाहिने हाथ से इसकी कीमत चुकाए। विशाल दहाड़ा। एल्डर रशी ने सिर हिलाया और उसकी कर्कश आवाज एक बार फिर सुनाई दी। हम राठौड़ परिवार तुमसे एक हाथ चाहते हैं। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? विहान अवाक रह गया। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या झुंझलाहट है? एक बार और बकवास करो और मैं तुम्हें जीवन भर के लिए अपाहिज बना दूंगा। उनका कथन पूरे हॉल में सुना गया और सभी के कानों तक पहुंचा। स्पष्टता के उस संक्षिप्त क्षण में आधी भीड़ भी अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाई और उन्होंने अपने मुंह ढक लिए। एल्डर आशी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, ओह घमंडी युवक। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर पूरे बैंक्वेट हॉल में आंधी चलने लगी। अचानक वह विहान के सामने प्रकट हुआ। उसने अपनी हथेली से विहान पर वार किया। हवा के झोंके के साथ पतली हवा को चीरते हुए वह उसके दाहिने हाथ पर गया। आज मैं तुम्हें कुएं में मेंढक होने का सही अर्थ सिखाऊंगा। एक मुहावरा जो किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास ज्ञान की कमी है या जो अपने ही बुलबुले में रहता है। विहान ने 9 स्वर्गों की डार्क सन तकनीक को निष्पादित करने में जल्दबाजी की। सच्ची क्यूई की धारियां उसकी भुजाओं में भर गईं और उसके डेनेटियन में ऊर्जा भर गई। जो कोई भी ध्यान दे रहा था उसने देखा होगा कि उस समय विहान की हथेलियां चमक रही थीं। चले जाओ। विहान अपनी हथेली को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और एल्डरमिंग से टकरा गया। उसी क्षण उनके चारों ओर की कांच की मेजें टुकड़े टुकड़े हो गईं। हवा का एक तेज झोंका सभी दिशाओं में बहने लगा। धमाका। कुछ अप्रत्याशित हुआ। एल्डर रजी प्रभाव से उछल पड़े। कमरे में ताजा खून बहता हुआ दिखाई दिया। एल्डर रशी। एक ही वार में ढेर हो गए हॉल इतना शांत था कि गिरती हुई सुई की आवाज भी सुनाई देती। सभी की नजरें विहान पर टिकी थीं। उसके बगल में प्रियंका अपने हाथों से अपना मुंह ढंकती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें सदमे से गोल और चौड़ी हो गई थीं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। कहीं नजदीक ही समर्थ राठौड़ और विशाल राठौड़ अपनी जगह पर जमे हुए थे। अजय एल्डर राशि को हराया गया था और यह भी नहीं कि उसे एक युवा ने हराया था। क्या हुआ? यह कैसे संभव था? फिर भी जब दोनों ने एक दूसरे पर वार किया तो सबसे ज्यादा अविश्वास में रहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एल्डर राशि ही था। कोई भी उस लहर की भयावहता का अंदाजा नहीं लगा सकता था जो उसके दिल की गहराई में गरज रही थी। एल्डर ऋषि ने अपना सिर ऊपर उठाया और 2 शब्द बोले, तुम कौन हो? ये कैसे संभव है कि तुम्हारा साधना आधार? मैं कौन हूं? विहान ने जमीन पर पड़े बुजुर्ग व्यक्ति को तिरछी नजर से देखा। उस पल उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। विहान अजय विजय के जोश से भर गया और वह अपने शिकार को देखने लगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसके साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। विहान की आवाज पूरे बैंक्वेट हॉल में तूफान के दौरान गर्जने जैसी गूंज उठी। किसी कारण से जब एल्डर अर्शक ने विहान का जवाब सुना, एल्डर अर्शक ने मुंह से ताजा खून उगल दिया और बेहोश हो गए। फिर विहान की नजर राठौड़ परिवार के पिता पुत्र की जोड़ी पर लौट आई। समर्थ राठौड़, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? उसे सुनकर समर्थ राठौड़ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने तुरंत विशाल राठौड़ के पैर पर जोरदार लात मारी। इसके साथ ही विशाल राठौड़ अपने घुटनों पर गिर गया। मेरे अच्छे सर, अपने बेटे को शिक्षित न कर पाना मेरी गलती है। इस बेकार बच्चे के साथ आप उसके साथ जो चाहो कर सकते हो।
अपने पिता को उसे बस के नीचे फेंकते हुए देखकर विशाल को आखिरकार पूरी घटना की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने जल्दी से विहान से विनती की, मैं सच में नहीं जानता था कि मिस प्रियंका आपकी महिला थी। मुझे माफ करना। मैं सच में आपको माफ कर रहा हूं। विहान एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। फिर उसने विशाल को देखा और अपने होठों के कोने पर मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे माफी की जरूरत है? विशाल को लगा कि उसका दिल धड़क रहा है। अचानक उसे एहसास हुआ और वह जल्दी से प्रियंका के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने विनती की, मिस प्रियंका, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं मैं एक कमीना हूं। मेरा पूरा परिवार कमीनों से भरा हुआ है। माफी मांगते हुए विशाल ने खुद के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारे। वह एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ था और दूसरों के व्यवहार के अनुसार काम करने में माहिर था। अंकल आर्शी हार गए थे और राठौड़ परिवार ने अपना समर्थन खो दिया था। इसलिए उसकी प्राथमिकता खुद को ऐसे राक्षसी प्राणी की मुट्ठी में जिंदा रखना था। प्रियंका पूरी तरह से अपना संयम वापस नहीं पा सकी। एक अहंकारी आदमी को अपने सामने घुटने टेकते देख उसे समझ नहीं आया कि उस पल में क्या जवाब दे। 1 मिनट के बाद उसने आखिरकार बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसने कहा, तुम बस जाओ। विशाल की आंखें चमक उठीं। उसने विहान की तरफ देखा और पाया कि विहान ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और समर्थ राठौड़ के पास गया और बुदबुदाया, पिताजी, चलो चलो जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। हम इस बदमाश को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। समर्थ राठौड़ ने सिर हिलाया। वह उस जगह पर 1 सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता था। उसकी पीठ पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। जब वे दोनों जाने वाले थे तो उनकी पीठ से एक सुस्त आवाज आई, समर्थ राठौड़, क्या मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी थी? समर्थ राठौड़ के कदम रुक गए और उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। असमंजस की स्थिति में वह धीरे से मुड़ा और अपने पास बैठे युवक की ओर देखा। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी को नाराज किया हो। अपने घुटनों पर विहान ने दहाड़ लगाई। अगर प्रियंका उसके बगल में नहीं खड़ी होती तो विहान अपने खून की प्यास को अपने पूरे शरीर में समा जाने देता। भले ही उस दिन की घटना सुलझ गई हो, लेकिन 5 साल पहले जो हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ था। समर्थ राठौड़ ने महसूस किया कि ताकत की एक तेज लहर उस पर दबाव डाल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशाल पर्वत का भार अपने कंधों पर उठा रहा हो। धड़ाम। समर्थ राठौड़ अपने घुटनों पर गिर गया। उस पल सभी के चेहरे के भाव बदल गए। पिछली लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था, सिवाय इसके कि विहान एक शक्तिशाली योद्धा था। तो क्या हुआ अगर विहान एक अच्छा योद्धा था? समाज कानून से चलता है। भले ही वह एक अच्छा योद्धा हो, लेकिन वह गोलियों से नहीं बच सकता। हालांकि यह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी, क्योंकि समर्थ राठौड़ अपने घुटनों पर था। रिवर सिटी में सबसे शक्तिशाली परिवार न होने के बावजूद राठौड़ परिवार के पास बहुत अधिक प्रभाव था। इतने शक्तिशाली परिवार के पीछे मुख्य स्तंभ एक ऐसे युवक के सामने घुटने टेक रहा था जो लगभग 20 साल का था। अगर कोई खबर फैला भी दे तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। सबके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि रिवर सिटी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक बड़ा और संपूर्ण बदलाव। सबकी प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करते हुए विहान खड़ा हुआ और समर्थ राठौड़ की ओर धीरे धीरे बढ़ा, एक एक कदम। विहान के कदम हल्के थे, हालांकि समर्थ राठौड़ की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे मौत का देवता उसके पास आ रहा है। जल्द ही विहान के कदम रुक गए। उसने ऊपर से समर्थ राठौड़ को देखा, ठीक वैसे ही जैसे कोई देवता चींटियों के झुंड को देखता है। धीरे धीरे उसने अपना मुंह खोला। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। पुलिस के 1 दर्जन से ज्यादा सदस्य हॉल में भागे। ठहर जाओ। वर्दीधारी लोगों को देखकर समर्थ राठौड़ ने अनजाने में राहत की सांस ली। उसकी जान बच गई थी। हालांकि प्राचीन मार्शल कलाकार अभी भी हुआक्सिया में मौजूद थे,
लेकिन वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन पर हमेशा प्रतिबंध लगा रहता था। इसलिए ऐसी घटनाएं जहां प्राचीन मार्शल कलाकारों ने आम लोगों को नुकसान पहुंचाया हो, सालों भर में शायद ही कभी घटित हुई हो। विहान ने अपने आसपास की चीजों को शांत आंखों से देखा, जो व्याकुलता की लहरों से अप्रभावित थीं। बूढ़े आदमी ने एक बार उसे हुआक्सिया के बारे में कुछ बातें बताई थीं, और विहान को पता था कि प्राचीन मार्शल कलाकार और साधक हुआक्सिया के नियंत्रण में थे। हालांकि विहान को उस दिन प्रतिशोध का खून झकना ही था, चाहे कुछ भी हो। तुम वहां खड़े हो। मैं तुम्हें अपने घुटनों पर बैठने और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखने का आदेश देती हूं। अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें मौके पर ही मार डालने का अधिकार रखती हूं। यह तुम्हारी पहली चेतावनी है। विहान हैरान रह गया। यह एक महिला की आवाज थी जो उससे बात कर रही थी। वह पलटा, और जैसा कि उम्मीद थी, उसने खुद को एक महिला के सामने पाया। महिला की लंबाई 1.7 मीटर थी और उसने एक बेदाग वर्दी पहनी हुई थी। वह अपने स्लिम फिट कैमो टॉप और स्ट्रेट कट कैमो पैंट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आईडी से विहान को पता चला कि उसका नाम सलिनी था और वह एक सैन्य नेता थी। सलिनी ने देखा कि जो आदमी अभी भी खड़ा था, उसमें उसके स्तनों को घूरने की हिम्मत थी, और वह क्रोधित हो गई। उसने कहा, अपने घुटनों पर बैठो और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखो। यह दूसरी चेतावनी है। विहान स्थिर रहा। जैसे ही सलिनी उसे अपनी तीसरी चेतावनी देने वाली थी, प्रियंका आगे बढ़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के विहान के हाथ पकड़ लिए। उसने दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर उठाया और विहान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये सब करने के बाद वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसने विहान से फुसफुसाते हुए कहा, अभी शांत रहने का समय है। वे तुम्हें सचमुच मार डालेंगे। बाद में हम पुलिस को अपना बयान देंगे और हमें आजाद होकर जाने में सक्षम होना चाहिए। यह जगह वैसे भी सुरक्षा कैमरे की निगरानी में है। यह साबित करेगा कि तुमने सब कुछ आत्मरक्षा के लिए किया था। सब ठीक रहेगा। विहान किसी भी तरह की सफाई देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने केवल सिर हिलाया। तभी सलिनी शांत हुई। अज्ञात कारणों से कुछ ने उसे बताया कि वह दुबला पतला युवा लड़का कोई खतरनाक व्यक्ति था। उसने आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया। यह स्पष्ट था कि कोई लड़ाई हुई थी। हालांकि जब उसने देखा कि यह समर्थ राठौड़ था जो अपने घुटनों पर था, तो वह अपनी जगह पर जम गई। वह यहां अपने घुटनों पर क्यों होगा? वह कोई और नहीं बल्कि राठौड़ परिवार का नेता था। कुछ अफवाहों में तो यह भी दावा किया गया कि वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष था। बिना कुछ सोचे समझे उसने आदेश दिया, नितेश, यहां सुरक्षा निगरानी फुटेज जब्त कर लो। फिर होटल से उनके अतिथि रजिस्टर की एक प्रति मांग लो। चीफ, बाकी लोगों का क्या? नीतीश ने पूछा। सलिनी की भौहें फड़क उठी और उसकी क्रिस्टल आवाज अब फिर से सुनाई दी। सभी को बाहर लाओ। 8 बजे रिवर सिटी की एक इमारत के सामने के गेट पर विहान और प्रियंका आखिरकार वहां से चले गए। इस बार अधिकारियों ने सभी को केवल जांच के उद्देश्य से नहीं बुलाया था। हालांकि वे सभी के बयानों के माध्यम से घटना की पूरी तस्वीर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों ने होटल में निगरानी फुटेज भी देखी और घटना की सामान्य समझ हासिल की। हालांकि अधिकारियों को एक अजीब बात पता चली। विहान और राठौड़ परिवार के बूढ़े आदमी के बीच लड़ाई 2 हिस्सों में बंटी हुई लग रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा बचा हुआ था। फुटेज के उस हिस्से के गायब होने के कारण विहान खुद का बचाव करते हुए न्यायोचित तरीके से पेश आ रहा था, इसलिए वे विहान को नहीं रख पाए। प्रियंका ने गहरी सांसों में बाहर की हवा को अंदर लिया और फिर भावनाओं से भरी आवाज में कहा, आह, बाहर रहना सबसे बढ़िया है। मैं इस जीवन में दूसरी बार उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती। एक बार जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से सभी बुरी किस्मत को पूरी तरह से धोकर नहाऊंगी। विहान ने कुछ नहीं कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि समर्थ राठौड़ और उसके बेटे का अस्तित्व
अभी भी प्रियंका के लिए एक टाइम बम था। एक बार जब विहान रिवर सिटी छोड़ देगा तो प्रियंका निश्चित रूप से राठौड़ परिवार के गुस्से की शिकार होगी। 5 साल पहले हुई त्रासदी के बावजूद विहान को प्रियंका के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसा लगता है कि मुझे उन दोनों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कुछ समय निकालना होगा, विहान ने धीरे से कहा। क्या तुमने कुछ कहा? तुम किससे मिलने जा रहे हो? प्रियंका ने उत्सुकता से विहान को थपथपाते हुए पूछा, क्योंकि उसे लगा कि उसने उसे बोलते हुए सुना है। विहान ने अपना सिर खुजलाया और यह कहकर खुद को छिपाने की कोशिश की, मैं बस अपने आप से ही सोच रहा था। मैं हाल ही में रिवर सिटी आया हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कहां रह सकता हूं। प्रियंका ने अपने चेहरे पर हाथ मारा। उसे याद आया कि विहान अपने गुप्त फॉर्मूले को बढ़ावा देने के लिए गांव से रिवर सिटी तक आया था। उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह निश्चित रूप से होटल का कमरा नहीं खरीद सकता था। अगर पुलिस स्टेशन में देरी न होती तो उसने मान लिया कि वह बहुत पहले ही अपने गांव लौट गया होता। इन धारणाओं के आधार पर यह उसकी गलती थी कि विहान को यह सब सहना पड़ा। प्रियंका कुछ देर के लिए हिचकिचाई और फिर उसने दृढ़ता से कहा, इस बारे में क्या? तुम एक रात के लिए मेरे घर पर रुक सकते हो। मेरे पास एक अतिरिक्त बेडरूम है। यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह पार्क में सोने से बेहतर है ना? विहान ने अपना चेहरा प्रियंका के करीब किया और मुस्कुराया। निर्देशक प्रियंका, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपराधी हो सकता हूं? या तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं आज बहुत आकर्षक हूं और तुम मुझे खुद से चुकाना चाहती हो? प्रियंका ने विहान की तरफ आंखें घुमाई और घृणा का नाटक किया, उस स्तर के कौशल के साथ। कृपया, मुझे आकर्षित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। हम तो तुम रात में मेरे घर पर ठहर रहे हो या नहीं? सो रहे हो? बेशक मैं रात में तुम्हारे घर पर ठहर रहा हूं। तुम्हारे यहां कौन आना चाहता है? हम एक शर्त, तुम सिर्फ एक रात के लिए सो रहे हो। जिस क्षण प्रियंका ने अपनी बात पूरी की, उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कितनी चुलबुली लग रही थी। फिर विहान की तरफ देखने और उसके चेहरे पर शरारती भाव देखने के बाद उसने मान लिया कि विहान बुरे विचारों से भरा हुआ है। चूंकि उनकी कार अभी भी ग्रैंड ड्रैगन लेक होटल के भूमिगत पार्किंग स्थल पर खड़ी थी, इसलिए दोनों के पास होटल वापस जाने के लिए टैक्सी किराए पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही टैक्सी आ गई और वे दोनों कार में बैठ गए। जैसे ही विहान ने टैक्सी का दरवाजा बंद किया, उसने रिवर सिटी पुलिस स्टेशन को देखा। उसे आभास हो गया था कि निश्चित रूप से एक जोड़ी आंखें उनका पीछा कर रही हैं। तब विहान और प्रियंका के जाने के बाद स्पोर्ट्स पोशाक पहने एक महिला बाहर आई। ये शालिनी थी, वही व्यक्ति जिसने उस दोपहर विहान को हिरासत में लिया था। स्पोर्ट्स पोशाक ने शालिनी के कामुक फिगर को पूरी तरह से उभार दिया। उसकी पूरी तरह से व्यावसायिक पोनीटेल उसके काम के प्रति समर्पण और अनुभव को दर्शाती थी। यह वह महत्वपूर्ण क्षण था जब उसकी सुंदरता सामने आई, ऐसी सुंदरता जो देशों को बर्बाद कर सकती है और लोगों के लिए आपदा ला सकती है। वह अपनी कार में वापस आई और उसमें रखे लैपटॉप को चालू किया। उसने होटल से प्राप्त निगरानी फुटेज को लूप पर चलाया। वीडियो के अंतिम रिप्ले के दौरान उसने वीडियो की गति को 100 गुना धीमा कर दिया। लोग कहते हैं कि राठौड़ परिवार के किराए के अंगरक्षक सभी सेवानिवृत्त विशेष एजेंट हैं। फिर वे इस आदमी के सामने इतने कमजोर क्यों हैं? क्या यह किस्मत है या यह आदमी वाकई शक्तिशाली है? उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से एक अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल किया। जल्दी ही कॉल कनेक्ट हो गई। बड़े भाई, क्या आप किसी मिशन पर हैं? आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ओह बड़े भाई, क्या आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको भेजा है और उसमें मौजूद युवक का विश्लेषण करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगी। शालिनी ने फोन रख दिया और खुद को चिंतन में डुबो लिया। उसी समय साइबेरिया के योराल पर्वतों में दूर पहाड़ की श्रृंखला में
लगभग 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला एक छोटा सा घर था। यह साइबेरियाई अभयारण्य था, जो हुआक्सिया की रहस्यमयी ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट का था। घर में हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई थी। सबसे छोटे खंजर से लेकर सबसे बड़ी बंदूकें और बम तक उन्होंने घर को खौफ से भर दिया। पूरी तरह से कैमो थीम वाले कपड़े पहने एक मांसल युवक ने अपने नीचे वायर बेड फ्रेम पर बैठते ही फोन रख दिया। अगले सेकंड में उसकी आंखें केंद्रित हो गईं और उसने धीरे से अपने हाथ को हवा में मुट्ठी में बंद कर लिया। लैपटॉप, जो उससे 2 मीटर दूर था, अचानक गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देते हुए हवा में उड़ गया और उसकी हथेली में आ गिरा। यह छोटी सी बहन वाकई परेशान करने वाली है। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ वह ऐसी छोटी जगह क्यों जाना चाहेगी? और फिर भी वह छोटे छोटे मामलों को सुलझाने में मेरी मदद मांगती रहती है। क्या परेशानी है? कोई बात नहीं, मैं ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट का नेता हूं। पास सुबह से रात तक उसके अनुरोधों से निपटने का कोई कारण नहीं है, जैसे कि मेरे पास करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं है। खुद को कोसने के बावजूद तन्मय ने आज्ञाकारी ढंग से अपना लैपटॉप चालू किया, अपने ईमेल में साइन इन किया और शालिनी द्वारा भेजा गया वीडियो डाउनलोड किया। कुछ सेकंड तक वीडियो चलाने के बाद उसने इसे एक सामान्य लड़ाई करार दिया। उसके चेहरे पर नाराजगी उभर आई। उसने दबी हुई आवाज में कहा, ऐसी निरर्थक लड़ाई में मेरे पास विश्लेषण करने के लिए क्या है? क्या यहां लड़के को अंगरक्षकों के समूह ने पीट पीट कर मार डाला या क्या? यह संभव है। उनके हाथों की हरकतों को देखकर तन्मय ने अनुमान लगाया कि अंगरक्षक सेवा मुक्त विशेष एजेंटों से बने थे। तस्क तस्क तस्क, उसने खुद से सोचा। विशेष बलों के सदस्यों का एक समूह एक असहाय युवा लड़के को धमका रहा है। कितनी शर्म की बात है। उसने निष्कर्ष निकाला कि वह फुटेज से ऊब गया था और उसने अपने मुंह में एक सैंडविच डाला। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी पीठ सीधी हो गई। उसकी नजरें फुटेज में दिख रहे युवक पर टिकी थीं। उसने फुटेज की गति भी धीमी कर दी ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। यह है। तन्मय ने फुटेज को कुछ और बार फिर से चलाया। हालांकि हर बार जब वह वीडियो देखता था तो उसके दिल में डर की लहरें और बढ़ जाती थीं। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके हाथ में रखा सैंडविच जमीन पर गिर गया था। लैपटॉप पर स्क्रीन एक युवा व्यक्ति के चेहरे पर जमी हुई थी। उसका चेहरा एक ही समय में अद्वितीय गर्व, आत्मविश्वास और उदासीनता से भरा हुआ था। वह वीडियो में मौजूद विहान को बहुत देर तक घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। हालांकि उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। अपने पूरे जीवन में यह पहली बार था जब उसे डर का एहसास हुआ। इसके अलावा तन्मय ने अभी तक विहान का सामना किसी आमने सामने की लड़ाई में नहीं किया था। क्या ऐसी भावनाएं वास्तव में धुंधली फुटेज से उत्पन्न हो सकती हैं? तन्मय का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका सैन्य सेवा का लंबा इतिहास रहा है। उसने 10 साल की उम्र में प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और उसे दुनिया की सबसे सख्त ट्रेनिंग से कम कुछ नहीं मिला। इसलिए उसे मार्शल आर्ट के ज्ञान में महारत हासिल थी जो दूसरों को नहीं थी। हुआ जा कि ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट में सफलतापूर्वक शामिल होने के बाद वह एक ही वर्ष में अनगिनत मिशनों पर गया और बहुत ही भयभीत ड्रैगन सोल वॉरवुल्फ बन गया। कोई नहीं जानता था कि उसके हाथों पर कितना खून लगा था। वास्तव में वह मौत की अवधारणा से परिचित हो चुका था। फिर भी वीडियो में दिख रहा युवक उसके भीतर डर की भावना जगाने में कामयाब रहा। बाहरी लोगों ने सोचा होगा कि युवक सिर्फ इसलिए भाग्यशाली था क्योंकि उसे कुछ तकनीकें आती थीं। हालांकि सिर्फ तन्मय को पता था कि वह युवक एक शक्तिशाली प्राचीन मार्शल कलाकार था और यह भी कि वह युवक एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन सकता था जो अपनी क्षमताओं के शिखर पर पहुंच गया था। मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होने का क्या मतलब था? एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर पलक झपकते ही एम कंट्री के एक सुसज्जित कमांडो सब यूनिट को नष्ट कर सकता था। 10 मिनट के बाद तन्मय ने अपने दिल में महसूस किए गए सदमे को दबा दिया और सलोनी के सेल फोन पर कॉल किया। जूनियर सिस्टर,
मैं वीडियो में दिख रहे युवक के बारे में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब चाहता हूं। अभी, तुरंत। मुझसे मत पूछो क्यों, बस अभी करो। रात 10 बजे, ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट, रिवर सिटी। प्रियंका विहान को वापस वहीं ले आई जहां वह रहती थी। यह शहर के बीचों बीच स्थित एक स्टूडियो अपार्टमेंट यूनिट था जिसमें 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम था। हालांकि यह अपार्टमेंट छोटा था, लेकिन यह घर जैसा लगा। प्रियंका ने हाथ बढ़ाकर विहान के कंधे पर हाथ रखा। फिर उसकी आवाज विहान के कान के पास गूंजी। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? पिछले 5 सालों से विहान ने अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था। उसने पहले कभी किसी महिला को नहीं छुआ था। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, प्रियंका के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने विहान को आदेश दिया, मुफ्त में मेरे घर पर रहने की उम्मीद मत करो। जाओ और रसोई में सभी बर्तन धो। विहान अवाक रह गया। फिर भी विहान ने आज्ञाकारी ढंग से रसोई में सभी गंदे बर्तन साफ किए। अगर घर पर किसी को पता चला कि कुख्यात खूनी बेरसर ड्रैगन किसी महिला के लिए बर्तन साफ कर रहा है, तो उसने मान लिया कि वे तुरंत जमीन पर गिर जाएंगे और मर जाएंगे। सच में, अगर वह प्रियंका थी, तो चाहे वह किसी भी तरह का अनुरोध करे, विहान उसे पूरा करना सुनिश्चित करेगा। वह मल्होत्रा परिवार के अंतिम संस्कार के उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए ऐसा करेगा। उसका एहसान शायद ऐसा कुछ था जिसे वह अपने पूरे जीवन में भी पूरा नहीं कर सकता था। विहान बर्तन साफ करने के बाद लिविंग रूम में लौटा तो उसने पाया कि प्रियंका गायब है। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उसे कुछ हद तक याद आया कि प्रियंका ने कहा था कि वह कुछ सामान खरीदने के लिए नीचे किराने की दुकान पर जा रही है। हालांकि फिर बाथरूम से पानी के छींटे पड़ने की आवाज आई। यह स्पष्ट था कि प्रियंका नहा रही थी। विहान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह सोफे के पास गया और क्रॉस लेग्ड बैठ गया। लड़कियां कम से कम आधे घंटे बाद ही नहाकर बाहर आती थीं। वह इस समय का उपयोग कल्टीवेशन करने में कर सकता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि विहान का वर्तमान क्षेत्र और कल्टीवेशन का आधार सभी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त था। बूढ़े आदमी ने उसे जाने से पहले याद दिलाया कि रिवर सिटी विशाल क्षेत्रों और समृद्ध संसाधनों वाली भूमि है। इसलिए यह मान लेना सुरक्षित था कि हमेशा जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा होगा। वास्तव में उसके जैसे कल्टीवेशन करने वाले लोग भी हो सकते हैं जो सार्वजनिक जांच से छिपते हैं। राठौड़ परिवार के एल्डर आरशी एक अच्छा उदाहरण थे। अगर राठौड़ परिवार जैसे रिवर सिटी के एक छोटे से परिवार को एल्डर अर्शी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था, तो जियांगन प्रांत के शक्तिशाली परिवारों के बारे में क्या? राजधानी शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए और क्या? विहान ने इस पर और विचार करने से इनकार कर दिया और 9 स्वर्गों की डार्क सन तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। ट्रूक्यू की एक धारा उसके डेंटियन से बाहर निकलने लगी और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। जैसे जैसे उसने अपनी ट्रूक्यू को और अधिक छोड़ा, यह धीरे धीरे प्रकाश की एक सुनहरी चमक में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल 9 सिर वाला ड्रैगन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। 1 घंटे के बाद प्रियंका गीले बालों और लाल गालों के साथ बाहर निकली। जब उसने विहान को क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठे देखा तो वह जोर से हंस पड़ी। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम उन महान नायकों में से एक होने का दिखावा कर रहे हो जो आंतरिक शक्ति का विकास कर रहे हैं? हे महान नायक, ये साधना बंद करो और स्नान करो कपड़ों के लिए। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मेरा छोटा भाई पिछली बार जब आया था तो उसने अपने कपड़ों का एक सेट छोड़ दिया था। तुम अभी के लिए उन्हें पहन सकते हो। विहान ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे घिनौना सार मुंह से बाहर थूका। फिर उसने प्रियंका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम मकान मालकिन हो, तुम्हारी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। जल्द ही विहान मुट्ठी भर कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया और शॉवर चालू कर दिया, जिससे पानी उसके शरीर पर टपकने लगा। सच तो यह था कि जब 5 साल पहले विहान को बचाया गया था तो उसे लगा कि वह भाग्यशाली है। उसे यह एहसास नहीं था
कि उसका बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। शुरू में बूढ़े आदमी ने उसे कुछ नहीं सिखाया और उसे एक बड़े पिंजरे में फेंक दिया। इसके अलावा पिंजरे में एक विशालकाय बाघ रहता था जो 3 दिनों से भूखा था। एक लड़का और एक बाघ, लेकिन केवल एक ही जीवित रह सकता था। कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था। इसी तरह किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लगभग 1 दर्जन साल का एक छोटा लड़का नंगे हाथों से इस कठिन परीक्षा से बच जाएगा। उसके बाद बूढ़ा आदमी विहान को कई जगहों पर ले गया। अपनी यात्रा के दौरान विहान के क्रोध ने जीवित रहने की उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। विहान को एहसास हुआ कि उसे बदला लेने के लिए जिंदा रहना होगा। उसने कसम खाई कि वह क्लाउड लेक मैनर में सभा में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति का शिकार करेगा। विहान अपने कमरे में वापस आया, अपने पीछे का दरवाजा बंद किया और कमरे के अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। किसी ने भी यह नहीं देखा कि जिस क्षण उसके कमरे का दरवाजा बंद हुआ, विहान एक बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गया। उसकी खिड़की के बाहर बूंदाबांदी होने लगी। विहान की आंखें खिड़की से बाहर ठंडी निगाहों से देख रही थीं। बरसात की रातें हत्या के लिए एकदम सही रातें। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरे लिए तैयार हो, राठौड़ परिवार। रिवर सिटी, ब्राइट पर्ल नंबर 1 बाय। विला एरिया। राठौड़ परिवार ने 10 साल पहले यह विला खरीदा था। यह लगभग 1 दर्जन एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें बगीचा, स्विमिंग पूल और छुट्टियां एक ही इकाई में समाहित थीं। इसमें लगभग $1 बिलियन का निवेश किया गया था। विला विलासिता का प्रतीक था। हालांकि आलीशान विला में माहौल कुछ अजीब था। समर्थ राठौड़ तनावग्रस्त चेहरे के साथ लिविंग रूम में इधर उधर घूम रहा था। उसका मूड बहुत खराब था। सोफे पर बैठे व्यक्ति के बगल में विशाल बैठा था। थोड़ी देर बाद वह आखिरकार अपना आपा खो बैठा और बोला, पिताजी, इधर उधर घूमना बंद करो, मुझे आपको देखकर चक्कर आ रहा है। उस पल समर्थ राठौड़ आखिरकार रुक गया। वह विशाल के सामने आ गया। पड़ाक! विशाल के चेहरे पर एक तमाचा पड़ा। यह सब तुम्हारा दोष है, तुम कमीने। एल्डर आशी की चोटें बहुत गंभीर हैं और अब वह लगभग मर चुका है। एल्डर आशी के चले जाने और मेरे बूढ़े पिता के न रहने से राठौड़ परिवार का नाश हो जाएगा। विशाल ने असहमति जताई। पिताजी, मुझे लगता है कि आप इस पूरी बात पर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। भले ही दादाजी रिवर सिटी में नहीं हैं, लेकिन वे जीवित हैं। हमारे साथ, राठौड़ परिवार के साथ कौन खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा? एल्डर आशी वाकई बहुत ताकतवर थे, लेकिन वे दादाजी के बाद से भी कम मूल्यवान हैं। यह सही है पिताजी, हम दादाजी को उनकी अलग थलग साधना से व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं निकालते? वह बदमाश इतना पागल था, उसने आपको घुटनों के बल पर ला दिया। आप खुद उसका विरोध करने की कोशिश करके आधे बुरे भी नहीं हो सकते, है ना? समर्थ राठौड़ चुप हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह गुस्से से उबल रहा था। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि जब भी वह अपनी आंखें बंद करता तो उसके दिमाग में उस बच्चे की परछाइयां उभर आतीं। उसे भी कुछ परेशान कर रहा था। उसे याद नहीं था कि उसने उस बच्चे को कब नाराज किया था। फिर भी उस बच्चे ने उसे ऐसे देखा जैसे समर्थ राठौड़ पर उसका खून का कर्ज हो। एक अज्ञात समय के बाद समर्थ राठौड़ ने अपना फैसला किया। ठीक है, कल हम सीधे मार्शल वेस्ट माउंटेन के लिए उड़ान भरेंगे। मुझे उस बच्चे का सिर चाहिए। विशाल बहुत खुश था। उसने दांत पीसते हुए कहा, पिताजी, मैं उस बदमाश के अंग काट देना चाहता हूं। हे भगवान, उसे वाकई लगा कि मैं उससे डरता हूं। और वह प्रियंका। समर्थ राठौड़ की आंखें सिकुड़ गईं। जाहिर है उसने उस दोपहर बैंक्वेट हॉल में महिला को देखा। ऐसी आकृति के साथ उसके साथ खेलना अच्छा रहेगा। जैसे ही पिता पुत्र की जोड़ी अपनी नई खुशी में डूबी, उनके पीछे से एक ठंडी आवाज हवा में गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? उसी पल हंसी बंद हो गई। समर्थ राठौड़ और विशाल राठौड़ अपनी जगह पर जमे रहे। आवाज उन्हें दर्दनाक रूप से जानी पहचानी लगी। यह शैतान की आवाज थी। यह कैसे संभव था? विहान उन दो आदमियों के सामने टहलता हुआ आया और उनके सोफे पर बैठ गया और वे सब देख रहे थे। उसकी हरकतों ने समर्थ राठौड़ और विशाल राठौड़ को चौंका दिया। वे अवाक रह गए। कैसे? तुम अंदर कैसे आए?
विहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने सामने रखे चाय के सेट का इस्तेमाल करके खुद के लिए एक कप चाय बनाई। उसने चाय को अपनी नाक के नीचे धीरे से घुमाया और उसकी खुशबू को सूंघा। फिर उसने एक छोटा घूंट लिया और चाय को अपने मुंह में धीरे से घुमाया। मार्शल वेस्ट माउंटेन, बिग रेड रोब, एक। मैंने इसे आखिरी बार काफी समय पहले पिया था। बुरा नहीं है। विहान जितना ज्यादा सहज व्यवहार करता, राठौड़ परिवार के पिता पुत्र उतने ही ज्यादा डरे हुए होते। अज्ञात खतरे का डर उन्हें परेशान कर रहा था। उस पल से उन दोनों की जिंदगी एक 20 वर्षीय व्यक्ति के हाथों में बंधी एक डोर पर लटकी हुई थी। समर्थ राठौड़ अब और सहन नहीं कर सका। उसने कांपते हुए कहा, क्या तुम क्या चाहते हो? दिन की शुरुआत में मैं मैं तुम्हारे लिए अपने घुटनों पर बैठ गया था। तुम हमसे और क्या चाहते हो? तनावपूर्ण माहौल को झेलने में असमर्थ विशाल राठौड़ फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। भाई, ये मास्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे जाने दो। तुमने अभी जो भी प्रियंका के बारे में सुना है, वह सब मेरे पिताजी का विचार था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मैं तुम्हारे लिए गाय या घोड़ा भी बन जाऊंगा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है। तुम समर्थ राठौड़ को उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना बेटा ऐसे पल में उसे धोखा देगा। वह समझ गया कि उसके लिए मुठभेड़ से बच पाना मुश्किल होगा। इसलिए वह खड़ा हुआ और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो या तुम कहां से हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, राठौड़ परिवार में एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है। अगर तुम एक भी बाल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करोगे, मेरा विश्वास करो, ग्रैंड मास्टर का क्रोध कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम झेल सको। ग्रैंड मास्टर, विहान मुस्कुराया। तुम जतिन राठौड़ के बारे में बात कर रहे हो, जो 10 साल पहले साधना करने के लिए एक पहाड़ पर चले गए थे, है ना? ये जानते हुए कि विहान समझ गया कि उसका मतलब किससे था, समर्थ राठौड़ ने एक लंबी सांस ली। मुझे पता है कि तुम एक प्राचीन मार्शल कलाकार हो। इसके अलावा मुझे पता है कि प्राचीन मार्शल कलाकारों पर भी नियम लागू होते हैं। अगर तुम आज मुझे मार देते हो तो तुम एक भी ग्रैंड मास्टर के क्रोध का सामना नहीं कर सकोगे। संगठन तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें खत्म कर देगा। अगर हमें कुछ हो गया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा बच जाओगे? ओह, क्या अब ऐसा है? विहान ने अपना सिर उठाया। उसके होठों के किनारे पर एक हंसी लटकी हुई थी। अचानक विहान हिल गया। अपनी हथेली में उसने चारों ओर की हवा को एक सफेद ऊर्जा तीर बनाने के लिए संघनित किया। भागते हुए विशाल राठौड़ की ओर उड़ते हुए ऊर्जा तीर के चारों ओर हवा के झोंके आए। छप! तीर विशाल राठौड़ के गले में घुस गया। विशाल राठौड़ फिर जमीन पर गिर पड़ा। अब तुम मेरे बारे में क्या कह रहे थे? विहान की बर्फीली आवाज पूरे विला में गूंज उठी। समर्थ राठौड़ के चेहरे से खून बह रहा था। उसने अपने स्थिर बेटे की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि वह मौत से बच नहीं पाएगा। उसने सोफे को पकड़कर अपना वजन संभाला और उसमें धंस गया। ऐसा लगा जैसे वह रातों रात 10 साल बूढ़ा हो गया हो। मुझे पता है कि मैं आज मर जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई कारण बता सकते हो कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। क्यों हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले? विहान जोर से हंसा। वह खड़ा हुआ और समर्थ राठौड़ की ओर चलने लगा। उसके सामने खड़े होकर विहान ने समर्थ राठौड़ को घूर कर देखा। फिर विहान की आवाज गूंजी, मानो 9 स्वर्गों में बैठे देवता बात कर रहे हों। किंवदंतियों के अनुसार स्वर्ग 9 अलग-अलग आकाशों से मिलकर बना है। आकाश का सबसे ऊंचा बिंदु और 8 अन्य दिशाओं से आकाश। ओह, हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, समर्थ राठौड़। क्या तुम्हें 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में आयोजित भोज याद है? मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, समर्थ राठौड़। क्या तुम्हें वह जोड़ा याद है जो 5 साल पहले मर गया था? मुझे तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना है, समर्थ राठौड़।
क्या तुम्हें वह जहर याद है जो तुमने 5 साल पहले अपने जहरीले मुंह से उगला था? विहान की आवाज समर्थ राठौड़ के कानों में गूंजी। समर्थ राठौड़ वहीं जम गया। बेशक समर्थ राठौड़ को वह सब याद था। 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में सभा के दौरान जो हुआ, वह रिवर सिटी के अनगिनत परिवारों के लिए बुरा सपना था। वहां उन्होंने एक परिवार को खत्म होते देखा। तब से वे सभी डर में जी रहे थे, उस आदमी की छाया से आहत। उसके हाथ के एक झटके से सब कुछ नष्ट हो गया। यह भयानक था। अचानक, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो, समर्थ राठौड़ ने अपना सर उठाया। फैली हुई पुतलियों के साथ उसने विहान की ओर एक उंगली बढ़ाई और कहा, तुम तुम मल्होत्रा परिवार से वह कचरा हो, वह विहान जो नदी में गिर गया। यह कैसे संभव है? क्या तुम्हें मरना नहीं चाहिए था? समर्थ राठौड़ के दिल की गहराई में दहाड़ने वाले सदमे और आश्चर्य की गंभीरता को कोई भी नहीं समझ सकता था। मल्होत्रा परिवार का वह कचरा फिर से जीवित हो गया था। इसके अलावा वह एक भयानक साधना आधार से लदे शरीर में रिवर सिटी लौटा। वह वही था। वह बदला लेने के लिए यहां आया था। इसके अलावा वह देख सकता था कि पूरा शहर जल्द ही उखड़ जाएगा। विहान नीचे झुका और अपना चेहरा समर्थ राठौड़ के कान के पास रखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। दरअसल मैं कोई प्राचीन मार्शल कलाकार नहीं हूं, जैसा कि तुम सब दावा करते हो। मैं सिर्फ एक साधक हूं। तुम्हारी नजर में शायद प्राचीन मार्शल कलाकार शक्तिशाली हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, हम साधकों के लिए पूरा हुआक्सिया या यहां तक कि पृथ्वी भी वे धूल के समान महत्वहीन है। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, भले ही तुम्हारी पीठ के पीछे कोई मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर खड़ा हो या फिर पूरा कबीला हो, मैं विहान तुम सबको काट डालूंगा। जैसे ही उसका वाक्य समाप्त हुआ, दुर्भावनापूर्ण क्यूई का एक तेज झोंका विहान के चारों ओर घूमने लगा। दुर्भावनापूर्ण क्यूई ने विहान के शरीर को घेर लिया और यह रक्त लाल रंग में चमक उठा। एक पल में उसका हाथ रक्त ड्रैगन के समान आकार में बदल गया और समर्थ राठौड़ की छाती में घुस गया। बोरिंटो, साथ ही मार्शल वेस्ट माउंटेन की चोटी पर एक अलौकिक बुजुर्ग, जो एक दांवपाव चीन के मिंग राजवंश में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक औपचारिक परिधान पहने हुए था, क्रॉस लेग्ड बैठा था। जब जांच की गई तो कोई भी देख सकता था कि बुजुर्ग हवा में तैर रहा था। उसके नीचे 8 ट्रिग्राम सरणी के आकार में प्रकाश की चमक निकल रही थी। दांवपाव में बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि राठौड़ परिवार के महान ग्रैंड ओल्ड मास्टर जतिन राठौड़ थे। अपने द्वारा झेले गए सभी तूफानों के बाद महान ग्रैंड ओल्ड मास्टर ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चांगू, जजियांगू, इसका शाब्दिक अनुवाद झीलें और नदियां है, लेकिन यह मार्शल कलाकारों के समुदाय को संदर्भित करता है, से हटने का विकल्प चुना। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा जतिन राठौड़ के डेंटियन में भर गई और उसकी साधना का आधार तेजी से बढ़ गया। यह स्पष्ट था कि वह एक सफलता प्राप्त करने वाला था। इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में हवा गरजने लगी। बुजुर्ग की आंखें खुल गईं और वह जमीन पर गिर गया। उसने मुंह से ताजा खून थूका। उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बिखर गई। यहां तक कि उसके नीचे 8 त्रिग्राम सरणी भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। कई सेकंड के बाद एक बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज दहाड़ती हुई पूरे मार्शल वेस्ट माउंटेन में गूंज उठी। कौन? वह कौन था? मेरे परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत किसने की और 10 साल की नींव को नष्ट कर दिया जो मैंने रखी थी? मैं जतिन राठौड़ स्वर्ग की कसम खाता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा शिकार करूंगा और फिर मैं तुम्हें काट डालूंगा और तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। यह मौन की रात थी। विहान अपनी साधना से जल्दी उठ गया। शुरू में वह कुछ और समय साधना करना चाहता था। हालांकि हुआक्सिया में आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी तुलना में बहुत कम थी जहां से वह आया था। उस समय उसके लिए अपनी साधना के आधार को सुधारना असंभव था। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ औषधीय गोलियां और अमृत बनाने का तरीका खोजना होगा। विहान ने कैनवास बैग खोला।
जिसे वह हर जगह अपने साथ ले जाता था। बैग में केवल दो चीजें थीं, एक बुरी तरह से मुड़ी हुई तस्वीर और एक काली चट्टान। उसे वह तस्वीर बचाए जाने और मल्होत्रा परिवार के घर लौटने के 1 साल बाद मिली थी। जहां तक काली चट्टान की बात है, यह उसके पिता की ओर से उसके 11 साल के जन्मदिन पर उपहार थी। ऐसा कहा जाता है कि यह मल्होत्रा परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक मूल्यवान विरासत थी। उस समय विहान ने इसे एक तरफ कर दिया। उसे लगा कि एक साधारण चट्टान को पारिवारिक विरासत के रूप में लेना अविश्वसनीय है। एक सरल लहर के साथ उसने चट्टान को अपने बिस्तर के नीचे फेंक दिया। उसे चट्टान की याद तभी आई जब उसके पिता के साथ कोई दुखद घटना घटी। उस दिन से उसने चट्टान को हमेशा अपने पास रखा। अगले हफ्ते पिता और मां की पुण्यतिथि है। मुझे तब दिव्य पत्थर की पहाड़ी पर उनसे मिलने जाना चाहिए। जब विहान चट्टान को अपने कैनवास बैग में वापस रखने वाला था, तो उसने अपनी आंख के कोने से चट्टान पर छोटे छोटे शब्दों की एक पंक्ति देखी। शब्द इतने छोटे थे कि उसने पिछले कुछ सालों में कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। विहान ने चट्टान को अपने चेहरे के करीब रखा और पारंपरिक लेखन की कुछ पंक्तियों को ध्यान से देखा। हालांकि अस्पष्ट, वह चट्टान पर लिखे शब्दों को समझ सकता था। यह पत्थर और टपकता खून के लिए वर्णों जैसा लग रहा था। क्या यह मुझे स्वामित्व का दावा करने के लिए, इस पर थोड़ा खून टपकाने के लिए कह रहा है? बिना किसी और बात के विहान ने ताजा खून की एक बूंद बाहर निकाली और उसे काले पत्थर पर टपका दिया। अचानक सूचना की एक लहर उसके मस्तिष्क में भर गई। उसे लगा जैसे उसका मस्तिष्क फटने वाला है। वह एक साधक के रूप में भी दर्द सहन नहीं कर सका। अरे, यह दुनिया में क्या है? विहान जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी मार्शल डॉक्टर को, और हमारे चैनल द लेजेंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।